नमस्कार। डिजाइन न्यूज के विशेष कार्यक्रम ज्ञानोदय में आपका स्वागत है। आज ज्ञानोदय के खास मेहमान हैं देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति, वरिष्ठ शिक्षाविद और अनेक प्रशासनिक पदों को सुशोभित कर चुके श्री जैन दिवाकर महाविद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर नरेंद्र कुमार धाकड़। ज्ञानोदय कार्यक्रम में हम अक्सर आपकी उन शिक्षाविदों से मुलाकातें करवाते हैं जो देश और समाज को शिक्षा के क्षेत्र में दिशा देने का काम कर रहे हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र के माइलस्टोन हैं और जिनकी ख्याति एक अनुभवी और महान शिक्षाविद के रूप में रही है। डॉक्टर धाकड़ देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के तो कुलपति रहे ही थे, लेकिन वे इंदौर उज्जैन संभाग के अतिरिक्त संचालक भी रहे। होलकर साइंस कॉलेज और गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज जैसे बड़े महाविद्यालयों से उनका संबंध रहा। होलकर साइंस कॉलेज के वे प्राचार्य रहे और अनेक वर्षों तक एक शिक्षक के रूप में उन्होंने मेधा मंडल का निर्माण किया है। डॉक्टर धाकड़, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार प्रतीक जी। डॉक्टर साहब, एक कुलपति बनने के बाद जी, जो आप एक लंबे समय तक आप कुलपति रहे हो, जैसा कि मैंने आपके परिचय में कहा कि आप एडी भी रहे इंदौर उज्जैन संभाग के, उसके बाद रिटायरमेंट की जीवन रहते हुए घर में बैठने के बजाय आपने एक कॉलेज की स्थापना की, श्री जैन दिवाकर महाविद्यालय। तो किस उद्देश्य को, किस सपने को और क्या अंदाज को लेकर, क्या अरमान को लेकर आप ये कॉलेज को आपने स्थापित किया? प्रतीक जी, मैंने श्री जैन दिवाकर महाविद्यालय को शुरू से ही अपना मार्गदर्शन दिया है। मैं आज उनका नेतृत्व कर रहा हूं क्योंकि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से रिटायर होने के बाद मेरा कोई काम था ही नहीं, तो घर बैठने के बजाय मैंने कॉलेज को, बच्चों को जो नई सीख और नए प्लेसमेंट देने की कोशिश की। ये कॉलेज आपके डालने का, चूंकि आप तो पूरी जीवन आपने कॉलेज में गुजारा है, आप 1985-86 में प्रोफेसर बन गए थे और तब से लेके लंबा समय आपका इसमें गुजरा है। ये कॉलेज दूसरे कॉलेजों से कैसे भिन्न, आपकी सोच क्या रही कि एक ऐसा कॉलेज हो जो दूसरे कॉलेजों से डिफरेंट हो? वो डिफरेंट क्या? मैंने देखा कि गांव के लोग पढ़ने आते हैं और आजकल हायर सेकेंडरी तक, हाई स्कूल तक यहाँ लैंग्वेज लैब नहीं बनाई जाती और अन्य कॉलेजों में मैंने देखा कि सरकारी कॉलेज में लैंग्वेज लैब नहीं होती है। लैंग्वेज लैब क्या होती है? लैंग्वेज लैब हम कंप्यूटर से इंग्लिश पढ़ाते हैं और दूसरी भाषाएं भी हम पढ़ा सकते हैं आसानी तो से। उससे बच्चा प्रोनाउंसिएशन सीखता है, बच्चा ग्रामर सीखता है और बच्चा जो है अंग्रेजी में, चूंकि हमारे यहाँ तो अंग्रेजी एक समस्या है, अंग्रेजी में हमारा हाथ तंग है। जी जी जी। मैं भी चूंकि छोटे से गांव में पढ़ा हूँ और वहां से इंदौर तक आया हूँ, तो अंग्रेजी में अक्सर हम लोगों का हाथ तंग रहता है। तो क्या लैंग्वेज लैब हमें स्पीकिंग इंग्लिश कोर्स भी सिखाती है? बिल्कुल, स्पीकिंग कोर्स सिखाती है और प्रोनाउंसिएशन जितना आपका सही होता है उसको उस लेवल तक बताती भी है। मतलब वो बच्चे जो अंग्रेजी माध्यम स्कूल में नहीं पढ़े हैं, हाँ, वो बच्चे जब यहाँ आएंगे तो वैसे ही पटर पटर अंग्रेजी बोलेंगे जैसे अंग्रेजी माध्यम के बच्चे बोलते हैं। हाँ, एसेंट उनको समझ में आता है। जी जी। और ये कंप्यूटर भी चलाना आता बच्चों को, क्योंकि बच्चे कंप्यूटर से अनभिज्ञ हैं और लैंग्वेज लैब से अनभिज्ञ है और इसीलिए उनका प्लेसमेंट नहीं होता है। प्लेसमेंट में आपका जो महाविद्यालय है श्री जैन दिवाकर महाविद्यालय, इसमें एक तो आपकी विशेषता ये है कि इसमें एक इंग्लिश लैब है जी, जहाँ दूसरी कंप्यूटर लैब तो आजकल सभी कॉलेजों में होने लगी है। कंप्यूटर लैब भी है, उनको सिखाते भी हैं। जो बच्चों को कंप्यूटर नहीं होता है उनको कंप्यूटर भी दिला देते हैं और जनरल नॉलेज भी उनको अति आवश्यक है। इसलिए उनका एक पीरियड जनरल नॉलेज का भी लगा देते हैं ताकि बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ सके, बैंक की, रेलवे की खास करके। और बैंक वाले हमारे यहाँ भी आते हैं प्लेसमेंट के लिए। और ये पीएससी की तैयारी भी करवाते हैं? हाँ, पीएससी की तैयारी करवाते हैं, प्रीलिमिनरी की तैयारी करवाते हैं। जो प्रीलिमिनरी तैयारी करवा ले, ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहता है। जब बच्चे बीएससी करने के बाद में, बीए करने के बाद में, बीएसडब्ल्यू करने के बाद में ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेक्शन हो जाए, ये बहुत बड़ी खुशी की बात रहती है पेरेंट्स के लिए।
तो सर ये तो एक सामान्य बातें हुई जो आपने मुझे बताई, लेकिन कुछ विशिष्ट किस्म के, कुछ स्पेशल कैटेगरी के कोर्सेज भी आपके कॉलेज में चल रहे हैं क्या? हाँ, विशेष रूप से हमारे पास सीड टेक्नोलॉजी और हार्टिकल्चर। सीड यानी ये बीज की तकनीक से? हाँ, बीज की तकनीक। जो मध्य भारत कृषि प्रधान देश है और 70% कृषि आज भी है। हम अमेरिका की टेक्निक समझ सके, पर भारत के लिए हमने विशेष ध्यान नहीं दिया। और भारत कृषि प्रधान देश है और 70% कृषि है और इन्हें किसान हैं और उनके बच्चे अपनी खेती करें और आधुनिक बीज बोए, आधुनिक जमीन में उर्वरक उत्पन्न करें, तो ये बहुत बढ़िया। और ऑर्गेनिक खेती का बहुत जमाना है आजकल। तो हर्बल खेती होने लगी है, हाँ, ऑर्गेनिक खेती होने जी, लगी है। जी, 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 तो जी। क्या ये हर्बल खेती, ऑर्गेनिक खेती, इस तरफ भी आप बच्चों को? ये हमने प्रैक्टिकल ग्राउंड भी बना रखा है, हमारा फार्म हाउस भी है, हमारे जमीन भी ले रखी है। बच्चों को वहाँ ट्रेन करते हैं, बल्कि इनको आगे जाके मतलब एक तरह का एग्रीकल्चर कॉलेज भी है आपका? ये मान लिया एग्रीकल्चर जाए। कॉलेज भी, जी, 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 जी। अगर सीड टेक्नोलॉजी आप उनको पढ़ा रहे हैं, हाँ, MSc में seed फूड technology- प्रोसेसिंग भी सिखा रहे हैं आप उनको? फूड प्रोसेसिंग भी सिखा रहे हैं। फूड प्रोसेसिंग उनको कराते भी हैं। जहाँ बच्चों को ले जाते हैं, हम स्ट्रॉबेरी हमने लास्ट ईयर ग्रो की और सब्जियां ग्रो की। तो ये आप जैम बनाना और अचार बनाना, जी, जी, ये सब सिखाते हैं बच्चों को। ये फूड प्रोसेसिंग की फूड प्रोसेसिंग। क्योंकि हमारे इंदौर के पास में जो केलोद करताल और ये जगह है, यहाँ पे तो जो आलू होता है वो वर्ल्ड क्लास आलू होता है और चिप्स के अनेक कारखाने हमारे यहाँ चल रहे हैं। बिल्कुल, फूड प्रोसेसिंग के हमारे पास ड्राई करने के लिए है, जो ड्राई करने का इंस्ट्रूमेंट है, उसमें सब्जी फ्रूट सब ड्राई कर सकते हैं। और ड्राई आजकल बाजार में आने लगे ड्राई फ्रूट। सर अभी तक कुछ फल ऐसे हैं जिनकी खेती, चूंकि आप उससे जुड़े हुए हैं, जिनकी खेती या जिनकी पैदावार मध्य प्रदेश में नहीं होती, लेकिन अब मध्य प्रदेश उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। स्ट्रॉबेरी का आपने जिक्र किया, लीची भी अब हमारे यहाँ होने लगी। कुछ एक किसान ने हिमाचल प्रदेश से लाकर सेबफल के पौधे यहाँ लगाए हैं। हाइब्रिड बनाना पड़ता है उनको, सीड टेक्नोलॉजी में इसीलिए सिखाते बड़वा हैं। में इतने बड़े बड़े जामफल होने लग गए जी, हैं। जी, जी। हाँ, हमारे यहाँ भी जाम फल हो रहे हैं, हाइब्रिड उस तरह के जाम फल। और एप्पल भी हमने ग्रो कर रखे हैं। अच्छा, तो आप वो तमाम फ्रूट्स भी अपने यहाँ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं जो सामान्यतः ये माना जाता है कि बर्फीली वादियों में ही होंगे, कश्मीर की वादियों में ही होंगे। हाँ, सब हम यहाँ ग्रो कर रहे हैं और यहाँ एटमॉस्फेयर और इसके हाइब्रिड हम तैयार करवा रहे हैं। ये पॉली जो होती है, पॉली हाउस बना के, पॉली हाउस, वो भी आप सिखाते हैं बच्चों को? हाँ, पॉली हाउस भी बताते हैं हम, और हाइड्रोपोनिक्स बच्चों को और बताते हैं। तो अगर बच्चे का एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन नहीं हो रहा है, BSc AG में एडमिशन नहीं हो रहा है, तो वो JN दिवाकर महाविद्यालय में प्रवेश लेकर एक आधुनिक किसान बन सकता है सीड टेक्नोलॉजी के जरिए। लेकिन ये जो सुविधाएं आपने मुझे बताई कि आपके पास फार्म हाउस है, जमीन है, खेती है, इंग्लिश की लैब है, कंप्यूटर की लैब है, इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि एक बढ़िया खेल मैदान भी होना चाहिए, क्योंकि बिना 2 S से बच्चा बनता है, स्पोर्ट्स एंड स्टडी, स्टडी एंड स्पोर्ट्स। तो आप स्टडी का तो आप मटेरियल बता रहे हैं, क्या स्पोर्ट्स की भी आपके सुविधा है, खेल की भी सुविधा है? स्पोर्ट्स बिल्कुल सुविधाएं हैं हमारे पास हैं। खो खो खोल सकते हैं, कबड्डी खोल सकते हैं, वॉलीबॉल खेल सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं। और हमने विश्वविद्यालय की खो खो की प्रतियोगिता ली है और इसकी भी ली है, शतरंज की। हमने आपका बहुत बीचों बीच है ना, शहर के बीचों बीच कॉलेज है, आप हार्ट ऑफ द सिटी। बिल्कुल। तो वहाँ आपको खेल का मैदान कैसे मिलेगा? अरे साहब, हमारे पास 2 एकड़ जमीन है, हमने B.Ed क्या कराया तब इसलिए से रिजेक्ट कर दिया कि पलासिया में, न्यू पलासिया में कैसे जगह हो सकती है। हमने उनको बताया, भार्गव साहब थे, उन्होंने रिजेक्ट किया। तो भार्गव साहब को बताया मैंने कि 2 एकड़ खेती हमारे पास, जमीन हमारे पास में है और हम वहाँ पे कॉलेज बना रखे हैं। तो ये बहुत सुविधा है। तो खेल के मैदान है आपके पास? खेल के मैदान भी है। NCC NSS की NSS भी हमारे यहाँ पे है। NCC तो नहीं है, NSS है हमारे पास। NCC चाहिए तो बच्चों को दूसरे कॉलेज में हम एडमिट करा देते हैं। टाइप कर जी। सर 2 दिन पहले भोपाल में बेरोजगारों का बड़ा प्रदर्शन हुआ, पुलिस ने लाठी भी चलाई, आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा। कोविड के बाद बेरोजगारी लगातार बढ़ी है जी, और जो बेरोजगारी की दर है वो
पिछले दशक में या पिछले 40 साल में आज़ादी के बाद से अब तक की सबसे बड़ी बेरोजगारी की दर हो गई है। आज रोजगार सबसे बड़ी समस्या है। बच्चा ये पूछता है कि मैं बीकॉम कर लूंगा, बीएससी कर लूंगा, एमकॉम कर लूंगा, एमबीए कर लूंगा, उसके बाद कौन मुझे ये गारंटी दे रहा है कि वो मुझे 15 से 20 हजार रुपए की नौकरी दे? हम तो आज नौकरी दे रहे हैं। जो बच्चे आते हैं उनको एप्लीकेशन लिख के देते हैं, रिकमेंडेशन लिख के देते हैं कि यहाँ आपको जॉब मिल जाएगा। हमारा केजीके के साथ में जेमोलॉजी की ट्रेनिंग देने के साथ साथ उनसे 200 बच्चे रोज हर साल भेजने के लिए हमारे पास से MOU हुआ है। आप रोजगार दिलवाते हैं? हाँ बिल्कुल दिलाते हैं, ट्रेनिंग दिलाते हैं उनको साथ में। और मेरा भांजा है, उसके सॉफ्टवेयर लैब है, तो उसमें भी लोगों को रिकमेंड कर देते हैं। और हमारे यहाँ मारुति सुजुकी आती है, HDFC बैंक आती है, ICICI बैंक आती है, और ये क्योंकि आप तो खुद भी उद्योगपति हैं, आपकी फैक्ट्री है। हाँ। तो आपकी बहुत सारे फैक्ट्री संचालकों से आपकी पहचान होगी। बिल्कुल बिल्कुल। उसका कुछ आपका MOU है उन लोगों के साथ? उनके साथ में है। और मेरा लड़का जो इंडस्ट्री में है, एसोसिएशन में है, वो बहुत लोगों को जॉब दिला सकता है। हम यहाँ ये अकाउंट की ट्रेनिंग देते हैं, टेली की ट्रेनिंग देते हैं, और बच्चों को साथ साथ जॉब की तैयारी कराते हैं। GST वगैरह भी सिखाते हैं? GST वगैरह भी सिखवाते हैं बच्चों को? हाँ, GST टेली में सिखा देते हैं, और प्री प्लेसमेंट भी ट्रेनिंग देते हैं उनको। हमारे बजाज फिनसर्व से हमारा MOU है, जहां हम उनसे MOU के साथ में प्री ट्रेनिंग दिला देते हैं, और बैंक और रेलवे में अच्छे जॉब कर सकते हैं बच्चे। सर, ये जो शिक्षण पद्धति की बात किया है जी, टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है जी। अब कोविड के बाद ऑनलाइन टीचिंग शुरू हुई जी। पहले भी कक्षाओं को ये कहा गया कि कक्षाओं को स्मार्ट क्लासरूम बनाइए जी। चाक और बोर्ड का जो आपका जमाना था 86-85 में, जिस चाक और बोर्ड से मैं पढ़ा हूँ वो जमाना गया जी। अब ई बुक्स आने लगी जी, और बच्चों को एक स्मार्ट टीचर स्मार्ट क्लासरूम में स्मार्ट अंदाज में टीचिंग कराता, और पता नहीं बच्चा स्मार्ट बनता है कि नहीं बनता, लेकिन कराता तो है। आपकी टीचिंग पद्धति क्या है? हमारे यहाँ स्मार्ट क्लासरूम भी है और ई लाइब्रेरी भी है। ई लाइब्रेरी में हमारे बहुत सारे कंप्यूटर है जिसमें बच्चे ट्रेन कर सकते हैं, और ई स्मार्ट क्लासरूम भी है जहाँ वीडियो दिखा सकते हैं बच्चों को। अलग अलग टीचर ट्रेंड हैं उसके लिए, जो सब करा सकते हैं। और हमारे पास ये जो ऑनलाइन क्लासेस थी, हम बच्चों को पहले ही प्रोफेसर को सिखा दिया था Zoom पे कैसे क्लास लेना, और अब लगातार क्लास लेते हैं टीचर जी। कोई टेक्नोलॉजी, आपने कोई, ये टेक्नोलॉजी की बात होगी, लेकिन शिक्षण पद्धति जिसको हम कहते हैं, एक ज़माना था गुरुकुल पद्धति थी, फिर बाद में जो है वो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति आई, मॉन्टेसरी पद्धति आई। आप चूंकि वरिष्ठ शिक्षाविद हैं, कुलपति रहे हैं, आपने बहुत सारे महाविद्यालयों को लीड किया है। होलकर कॉलेज जो भारत का बड़ा पुराना प्राचीन कॉलेज, उसको आपने लीड किया है। कोई पद्धति आपने डेवलप करी अपने टीचर्स के बीच में कि ये इस पद्धति से, इस टेक्नोलॉजी से बच्चे? हमने जोमेट ऐप डेवलप कर रखा है, बच्चों को डायरेक्ट अपने मोबाइल पे पूरी जानकारी मिल जाती है, कितनी फीस भरी उनने, कितना नोटिस, जो नोटिस कॉलेज, बच्चों को कॉलेज में आना नहीं पड़ता है, बच्चों को वही नोटिस मिल जाता है कि क्या इन्फॉर्मेशन है उनको चाहिए, और नोट्स भी उनको मिल जाते हैं। जब टेस्ट है उनके टेस्ट भी पेपर मिल जाते हैं। अभी तो टीचिंग बाय मतलब घर बैठ के काम हो रहा है ना, हाउस वर्क फ्रॉम होम वाली सिस्टम में काम चल रहा है, टीचिंग फ्रॉम होम जी। लेकिन मैं ये भी आपसे इस मौके पर जानना चाहूँगा कि ये कोरोना काल में अब जब सितंबर से स्कूल कॉलेज खुल जाएंगे, स्कूल तो खुल गए, कॉलेज खुल जाएंगे, 5 सितंबर से सुन रहा है कि कॉलेज खुल जाएगा, बच्चे भी आएंगे, भीड़ भी बढ़ेगी, कुछ इंतजाम किए आपने, प्रोटोकॉल का पालन? हमारे यहाँ बिल्कुल कोरोना काल से जब से हुआ तब से सैनिटाइजेशन रोज होता है, और लोग वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड है, वो सिक्योरिटी गार्ड ही चेकिंग करता है कहाँ किस बच्चों को आना चाहिए, कौन पेरेंट्स को आना चाहिए। ये सिक्योरिटी गार्ड ही पहले देख लेता है, टेम्परेचर भी देख लेता है लोगों का कि क्या टेम्परेचर है,
और क्या होना चाहिए, नहीं तो वो मना कर देता है बच्चों को, बाहर से लौटा देता है। जी 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 जी। मास्क वगैरह पहनने के लिए मास्क- इंस्ट्रक्शन है, दूरी मास्क- का इंस्ट्रक्शन जी, है। जी, जी। दूरी कैसे मेंटेन करेंगे आप? सैनिटाइजेशन हम लोग कराते हैं। नहीं, सैनिटाइजेशन की सवाल नहीं कर रहा। एक कक्षा में 80-80 बच्चे आ जाएंगे, 60-60 बच्चे आएंगे, तो दूरी जो चाहिए, जी। सोशल डिस्टेंस, जी, जी, वो जी। कैसे मेंटेन करेंगे? हमारे यहाँ बेंच क्लासेस हैं, इसलिए क्लासरूम है जहाँ बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सकते हैं जी। और सैनिटाइजेशन बराबर आपके पूरे कॉलेज में कितने दिन में होगा? बिल्कुल बिल्कुल, रोज होता है, रोज होता है, हाँ रोज होता है Great, बड़ी बात है। क्यों, रोज बच्चे आते हैं जो एडमिशन लेने के लिए, तो रोज सैनिटाइजेशन कराना पड़ता है और बच्चों को बिल्कुल प्रिकॉशन लेना पड़ता है, थर्मोमीटर भी चेक करना पड़ता है नहीं, उनका। क्या ऐसा प्रोटोकॉल आप नहीं डाल रहे कि भाई वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा? अब तो 18 साल के बच्चों का भी हो गया है। ये जब उनकी आंसर शीट ली तब सबसे वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट देखा, और विश्वविद्यालय को हमने आपके सारे टीचर्स का दोनों डोज का वैक्सीनेशन बिल्कुल बिल्कुल हो चुका है जी, हो चुका है, और मेरा भी हो चुका है। नहीं, आपका तो, आप तो जी, सीनियर सिटीजन में जी, थे, तो आपका तो हो ही गया होगा, जी, जी, शुरुआत ही आपसे हुई जी, थी देश जी, में। जी। लेकिन जो 18 साल के बच्चे या उससे ऊपर के बच्चे हैं, 18 साल से बच्चे ही हमारे ऊपर आते हैं। हाँ, तो उनको वैक्सीनेशन हो जाए, ये सुनिश्चित करेंगे आप? बिल्कुल, हमने सुनिश्चित किया। जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर के, थर्ड ईयर के थे, जो अभी सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में आ जाएंगे बच्चे, उनको कोविड निश्चित कर दिया। और सर, कोविड इतना सारी सुविधाएं दे रहे हैं, खेल का मैदान है, सीट टेक्नोलॉजी है, फार्म हाउस है, नौकरियां दिलवा रहे हैं, तो फिर तो फीस भी आपकी बहुत ज्यादा होगी। नहीं, हमारी बहुत लिमिटेड फीस है और सेंट्रल में कॉलेज है, इसलिए तो मैंने कहा कि फिर तो फीस भी ज्यादा होगी। बीच नहीं शहर में फीस कॉलेज है। नहीं, ये बिल्कुल फीस कम है। कितनी कम है? बीकॉम 10,000 में करा देते हैं हम, बीएससी 10,000 में करा देते हैं, 13,000 ज़्यादा फीस है, और एमएससी करा देते हैं 10,000 में, एमकॉम करा देते हैं 10,000 में जी। ये तो नॉमिनल टाइप की हाँ, फीस है। नॉमिनल टाइप फीस है जी। तो इस फीस स्ट्रक्चर में अब ये कोविड काल में जो खर्चे बढ़ कोविड गए, काल में भी आप सैनिटाइज कराना है, दूर दूर बच्चों को बैठाना है, क्लासरूम बढ़ाने हैं, तो क्या फीस बढ़ेगी? नहीं, वो फीस नहीं बढ़ेगी। सरकार ने कहा है कि इस साल फीस नहीं बढ़ेगी, और कोविड काल में हम बच्चों को फैसिलिटी भी दे रहे हैं, पेरेंट्स को फैसिलिटी दे रहे हैं कि वो इंस्टॉलमेंट में फीस भरें, और जिनके पेरेंट्स नहीं रहे हैं उनको भी कंसेशन दे रहे हैं। नहीं, उनकी तो फीस ही माफ हो जाना चाहिए सर, जिनके पेरेंट्स नहीं रहे। मैं आपसे चाहूंगा कि इस मौके पर आप यहाँ घोषणा करें कि जिनके दोनों माता पिता दोनों नहीं रहे, उनकी मैंने फीस। होलकर कॉलेज में ही कर दिया था, जिसके पेरेंट्स नहीं, फादर नहीं है, उनकी फीस माफ कर दी। ये अब तो कोविड में सर कई ऐसे बच्चे हाँ, हैं जिनके बिल्कुल, माँ बाप बिल्कुल। चले गए, क्या हाँ, उनसे उनकी फीस माफ करेंगे? नहीं, उनकी फीस माफ करेंगे ना, 100%। 100% माफ करेंगे। और कोविड काल में हमने इंस्टॉलमेंट में फीस ले ली। डिजाइना के प्लेटफॉर्म से डॉक्टर धाकड़ श्री जैन दिवाकर महाविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए घोषणा कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि जिन कोविड के कारण जिनके माता पिता का निधन हुआ है, यदि कोविड के कारण जिनके माता पिता का निधन हुआ है, उनको निःशुल्क शिक्षा जैन दिवाकर महाविद्यालय में दी जाएगी। मैं आपको सर बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ, आपको बहुत प्रणाम करता हूँ इस बड़ी बात के जैन लिए। धर्म के अनुयायी को भी हम फीस में कंसेशन देते हैं, जैनियों को। जैनियों को। सर तो मुझे भी मिलना चाहिए, मैं जैनी नहीं हूँ, लेकिन सर थोड़ा तो मुझे। सर, जो चाहते हैं, जिनकी फाइनेंशियल स्थिति खराब है, उनको कंसेशन दे देते हैं हम। जैनियों का फाइनेंशियल स्थिति खराब होती सर, जैन लोग तो सेट होते हैं। जी, जैन माइनॉरिटी में आते हैं साहब। जिन आपने देखा नहीं, बहुत लोगों की कंडीशन खराब है, और कोविड काल में विशेष लोगों से धंधों पर चला गया है, तो धंधे प्रभावित हुए, हाँ, धंधे काम प्रभावित हुए, जी, लोगों के काम आधा रह गया है, जी, जी, काम जी, बंद हो गए हैं। हाँ, जी, और पिछले दिनों जो लंबा लॉकडाउन हुआ, 2-2, 3-3 बार, उस लॉकडाउन में लोगों की बचत खत्म हो गई है, लोगों ने जो सेविंग्स कर रखी थी उसको खर्च कर दिया है। परिस्थितियां विपरीत हैं, और ऐसे समय में अगर आप उनकी बच्चों की फीस माफ कर रहे हैं, बच्चों की फीस कम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से कमांडेबल है। मैं आपको इसकी बहुत सराहना करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ। सर, ये जो नई शिक्षा नीति आई है, एक ड्राफ्ट मोदी सरकार ने बनाया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, क्योंकि आप हमारे मध्य प्रदेश के बहुत सीनियर एजुकेशनिस्ट हैं, शिक्षाविद हैं, आप इस पूरी नवीन शिक्षा नीति को किस तरह से देखते हैं? ये बहुत बढ़िया शिक्षा नीति आई है, CBCS। इसमें बच्चा सिलेक्ट कर सकता है अपने सब्जेक्ट के साथ। गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ने भी इस बार जो नियम बनाए हैं, उसमें नियम बनाया है कि
3 कोर सब्जेक्ट होते हैं, उसमें से 2 कोर सब्जेक्ट तो वो पढ़ेगा। हमारे यहाँ बहुत खुशी की बात है कि हमारे यहाँ BA, BCom, BSc और BSW सभी कोर्सेस हैं, और बच्चे को जो चॉइस की अपना सब्जेक्ट हो वो सिलेक्ट कर सकता है। जी सर, एक कॉलेज के चेयरमैन होने के नाते, श्री जैन दिवाकर महाविद्यालय के चेयरमैन होने के नाते मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि 12वीं की परीक्षा नहीं हुई जी। बच्चों ने 3 साल पहले 10वीं की परीक्षा दी थी, उसके बाद उन्होंने कोई परीक्षा नहीं दी, 11वीं की परीक्षा नहीं दी, 12वीं की परीक्षा नहीं दी, अब आपके वहां गया। आपके पास फर्स्ट ईयर में जो बच्चा आया है उसने कोई परीक्षा पास नहीं की है, वो आ गया है। 99.19% बच्चे पास हो गए, 0.18% बच्चे पास नहीं हो पाए हैं। वो तमाम बच्चे जो पास होकर आ गए जिनने कोई परीक्षा नहीं दी है, अब उनका लेवल, परीक्षा होती तो जांचा जाता कि उनका बौद्धिक लेवल क्या है, मानसिक लेवल क्या है, उनकी शिक्षा का स्तर क्या है, कोई लेवल जांचा नहीं गया और सबके 70-80% मार्क्स हैं। तो ऐसे बच्चों को ग्रूम करना निश्चित रूप से कठिन होगा। आप क्या करेंगे उसके लिए? नहीं, वो जरूरी है, इसीलिए हमने लैंग्वेज लैब बना रखी है। बच्चों को कहते हैं जो वो कंसेशन देते हैं उसके साथ लैंग्वेज लैब में पढ़ना जरूरी है, और उसको टेस्ट भी देना जरूरी है। ये अगर वो बच्चा आ जाएगा, इंग्लिश अगर उसको बोलना आ जाएगी, हिंदी तो बच्चा जानता है, हिंदी भी बच्चों की कमजोर होती ऐसे है। बच्चों को कुछ अतिरिक्त मेहनत तो करना पड़ेगी ना सर, क्योंकि वो तो परीक्षा दिए बिना आया है, 2 बिल्कुल, साल से बिल्कुल। परीक्षा नहीं दी है, नहीं, उसका टेस्ट ही कहाँ हुआ है? नहीं, उसको मेहनत करना पड़ेगी, उसका जो जैसे मन लगेगा वैसे हम कॉलेज में पढ़ा अभी मैं देंगे। एक बैंक का नाम नहीं लूंगा, तो एक बैंक का मैं विज्ञापन पढ़ रहा था, उस बैंक में लिखा था कि 2021 से पास हुए बच्चे कृपया आवेदन ना करें। तो सर, बच्चा अपने मन से थोड़ी पास हुआ, वो तो बच्चे को सरकार ने पास किया, वो तो परीक्षा देने को तैयार था। जी 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 जी। तो ऐसी परिस्थितियों में कि 2021-2020 के बच्चों को शक की निगाह से देखा जाएगा कि आपने परीक्षा दिए बिना पास की, इनको आप ग्रूम करने के लिए, इनको मजबूत बनाने के लिए कुछ नए एक्स्ट्रा एफर्ट्स करेंगे? हमारे यहाँ टीचर डेमो लेके सिलेक्ट करे जाते हैं, 28 में सिलेक्टेड हैं, तो वो सब पूरे प्रयास करते हैं कि ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ाएं, बच्चों को अच्छी जानकारी दें। और हमारे यहाँ टेस्ट भी होता है, मंथली टेस्ट होता है, उसकी हम अदर फीस भी चार्ज करते हैं। बच्चों को बार बार ग्रूम कर रहे हैं, वो लैंग्वेज लैब ठीक हो जाए, उनकी सॉफ्ट स्किल भी हम पढ़ाते हैं, सॉफ्ट स्किल उनकी ठीक हो जाए तो उनको सब्जेक्ट के बारे में जानकारी अच्छी तरह से टीचर दे सकेंगे। सर, कोरोना में मेंटल हेल्थ पर हमारे बहुत प्रभाव डाला है। 100 में से 99 लोग डिप्रेस हैं, अवसाद में, डर लगता है। जो बच्चे आ रहे हैं उनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कोई भी, आप आज की तारीख में आप हो, मैं, हमने में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने अपने जानने वाले को, अपने परिचित को खोया ना हो कोरोना में। हमारे आसपास बहुत सारे लोग गए, उसकी का प्रभाव हमारे दिल दिमाग पर बहुत गहरा पड़ा हुआ है। वो जो बच्चे आपके पास नए बच्चे आ रहे हैं, उनने अपने परिजन, अपने दोस्त, रिश्तेदार, मित्र, मिलने जुलने वाले खोए हैं। ऐसे बच्चे जो डिप्रेशन में, अवसाद में, उनको निकालने के लिए टीचर्स कैसे सहयोग करेंगे? प्रतीक जी, ऐसे स्टूडेंट नहीं हैं, टीचर भी हैं। हमारे यहाँ के लाइब्रेरियन और एजुकेशन वाली टीचर को डिप्रेशन में आ गई, उनको मैंने खुद कोचिंग की और उनको बताया कि आप कॉलेज में आओ तो कॉलेज में आपका दिन भर मन लगेगा। और काउंसलिंग मैं खुद, लगातार? हाँ, मैं डेफिनेटली काउंसलिंग करता हूँ, और मैं खुद 4:26 को उठता हूँ और सुबह योगा करता हूँ। 4:26 का क्या है? 26 का क्या सर? 4 मैंने अलार्म लग रखा है, 4:26 सुबह। हाँ हाँ हाँ, 4 बजे। तो 5:30 बजे मेरे टीचर आते हैं, इसलिए कि मैं रेगुलर योग करूँ, इसलिए 5:30 बजे टीचर आते हैं, 6:30 बजे तक टीचर रहते हैं, उनके सामने योगा करता हूँ और 1.5 घंटे में रोज योगा करता हूँ। इसीलिए वॉक पे भी जाते हैं आप? हाँ, मैं फार्म हाउस में जाता हूँ वॉक पे। जी, आप कहीं भी वॉक करें, वॉक करना जरूरी। जी जी जी। तो इससे मैं फिट रहता हूँ और मैं बच्चों को हिदायत देता हूँ। हाँ, इतने शरीर के बाद भी मैंने आपको होलकर, पूरे होलकर कॉलेज में घूमते हुए देखा है। प्रिंसिपल विश्वविद्यालय में भी आप फटाफट जीने चढ़ जाते थे, तो मुझे आश्चर्य होता था कि इतने वेट के बावजूद आप जो है जीने कैसे चढ़ जाते हैं। ऐसा मेरे रेगुलर योगा करता हूँ मैं, और बच्चों को भी
कोविड से इफेक्टेड है उनको भी मैं योगा के लिए कहता हूँ कि योगा करे हुए मानसिक स्वास्थ्य के लिए आप कोई काउंसलिंग, कोई गेम्स, कुछ तरह की गतिविधियां अपने महाविद्यालय में चलाएंगे, ये मैं पूछना चाह रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल, सब मानसिक हम काउंसलिंग भी करते हैं। काउंसलिंग से बच्चे ठीक हो जाते हैं। मोस्टली बच्चे को काउंसलिंग भी करना जरूरी है, बच्चों को समझाना जरूरी है। मैं खुद भी समझाता हूँ, प्रिंसिपल भी मैडम समझाती है, और स्पोर्ट की टीचर एकता तिवारी रखी हुई है, वो स्पोर्ट बच्चों को स्पोर्ट कराती है। तो उससे बच्चों का साहस बढ़ता है, हिम्मत बढ़ती है, और कोविड का सामना करने की उनकी हिम्मत हो जाती है। सर, मैं आपके पूरे लाइफस्टाइल को देखता हूं तो मुझे लगता है कि आप इतने मल्टीटास्किंग व्यक्ति हैं, इतने सारे विविध आयामी व्यक्ति हैं, बहुआयामी व्यक्ति हैं, आप अनेक काम करते हैं। आप शिक्षाविद भी हैं, किताबें भी आपने लिखी हैं, आप देश भर में लेक्चर देने के लिए भी जाते हैं, और आपका अपनी फैक्ट्री भी है, फार्म हाउस भी है, ऑर्गेनिक खेती भी है, कॉलेज भी है। तो सब आप टाइम मैनेजमेंट कैसे जमाते हैं? मैं 18 घंटे तक काम करता हूँ, और मोबाइल में मैं टाइम नोट करता हूँ किस टाइम मेरे को कहाँ जाना है। ये सब टाइम मैनेजमेंट मैं बहुत अच्छी तरह से करता हूँ। मैं जब वाइस चांसलर था, प्रिंसिपल था, तो मेरे को बहुत सारे काम रहते थे, और मैं सब उसको टाइमली मैनेज करता था। 4:26 पे आप उठते हैं, तो सोने का समय क्या है सर आपका? 10 बजे सोता हूँ मैं जी। 10 बजे आप सो जाते हैं? 4:26 पे उठते हैं आप? जी जी जी। तो नींद तो आपकी कम होती, 6 घंटे की नींद होती। नहीं, सामान्यतः 8 घंटे की नींद लेना चाहिए। सफिशिएंट नींद है। 4:26 को बहुत धन्यवाद डॉक्टर नरेंद्र कुमार धाकड़। आप जैसे लोग जागेंगे तो ये समाज जागेगा, और समाज को अगर जागना है तो आपको भी जागना पड़ेगा। और ये बहुत बड़ी बात डॉक्टर धाकड़ बता रहे हैं कि उन्होंने कोविड में जो बच्चे अपने माता पिता को खो चुके हैं, जैन दिवाकर महाविद्यालय उनके साथ खड़ा हुआ है। अपनी सामाजिक दायित्व का निर्वहन जैन दिवाकर महाविद्यालय कर रहा है। अपनी मानवीयता, सद्भावना और सदिच्छा का परिचय देते हुए जैन दिवाकर महाविद्यालय के चेयरमैन ने ये बहुत महत्वपूर्ण घोषणा आज डिजियाना न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पे की है कि जिन बच्चों के माता पिता नहीं रहे, उनकी फीस जैन दिवाकर महाविद्यालय नहीं लेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये वो महाविद्यालय जो शहर के बीचों बीच में है, जिसके पास स्पोर्ट्स की सुविधा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बच्चों को आधुनिक खेती सिखाता है, आधुनिक किसानी सिखाता है, साथ ही कंप्यूटर जैसी तकनीक भी सिखाता है, अंग्रेजी भाषा भी सिखाता है, और जो वाणिज्य की जो स्किल्स चाहिए, कॉमर्स के लिए जो स्किल्स चाहिए, उद्योग धंधों के लिए जो स्किल्स चाहिए, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो लैंग्वेज हो, उस सब की ट्रेनिंग मिलती है। एक छाते के नीचे सब सुविधाएं उपलब्ध हैं। जयमाला जी की ट्रेनिंग भी देते हैं। किसकी? जयमाला जी की ट्रेनिंग। ये देखिए, जयमाला जी की जनरल नॉलेज की भी ट्रेनिंग दी जाती है। तो जयमाला जी की, जयमाला जी के माणिक रत्न वगैरह, माणिक रत्न जी, डायमंड की तो पत्थर को हीरा बनाने का काम भी, पत्थर को हीरा बनाने का काम भी करते हैं। आप पत्थर पहचानना सीख जाएंगे तो फिर तो क्या बात है, वाह। तो मैं यही कहूंगा कि एक अम्ब्रेला के नीचे इतनी सारी सुविधाएं निश्चित रूप से जैन दिवाकर महाविद्यालय मिल रही है। और इसका क्रेडिट, इसका श्रेय डॉक्टर धाकड़ को इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन शिक्षा के क्षेत्र में प्रिंसिपल भी एक्टिव रहती है। प्रिंसिपल भी एक्टिव रहती है। वो तो प्रिंसिपल डॉक्टर संगीता को हमने इंटरव्यू किया था, और उनकी विद्वता और उनकी विदुषी जो थी उनके हम कायल हुए। उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी बच्चों के बारे में बताया था। तो मैं आपका और डॉक्टर संगीता सिंघानिया दोनों का धन्यवाद करता हूँ। हमारे बच्चों को बहुत अच्छी जानकारी, हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद।